तो स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपकी ये डिमांड थी कि हम आपके लिए क्लास 10 के लाइफ साइंस के वीडियो को लेकर आए, तो चलिए आपके लिए लेकर आए हम आज के पहले इस लाइफ साइंस के वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे लाइफ साइंस के क्लास 10 के पहले चैप्टर यानी कि सजीवों में नियंत्रण और समन्वय को। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हम आपके लिए ऐसे ही कुछ ना कुछ लाते ही रहेंगे। अगर आप हमारा सपोर्ट बनाए रखते हैं तो आगे हो सकता है हम आपके सिलेबस को लगभग सेंटर तक कंप्लीट करवा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे मनोभाव को, हमारे जोश को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं आज के पहले चैप्टर को। और चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे चैनल का जो वीडियो है ये समय समय पे आते रहता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाते हैं तो हो सकता है आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस कर दें। देखिए, समझते हैं आज के पहले चैप्टर के पहले वीडियो को। देखिए, तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया कि इसका नाम है सजीवों के नियंत्रण और समन्वय। सजीवों में किस तरह से नियंत्रण होता है और कैसे समन्वय होता है। इस पहले चैप्टर को 5 पार्ट में बांटा गया है, जिसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे 1.a को, जो कि पौधों में संवेदनशीलता और प्रतिचार यानी सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स। तो जैसा कि आपके मन में ये बात जरूर खटक रही होगी कि हम लोग बात कर रहे हैं सजीवों की लेकिन आ गए पौधों में। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, पौधे भी एक तरह के सजीव ही है, जिसको हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते समझेंगे कि ये किस तरह से सजीव हो गए हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम उन छोटे छोटे बेसिक चीजों पे बात करेंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ है, जिसको समझे बिना आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक करके सभी चीजों को। तो दोस्तों, जिन कारणों से पौधों को हम लोग सजीव के श्रेणी में रखते हैं, उन कारणों में से सबसे पहली कारण है कि पौधों में गति होती है। अब इस पौधों में गति होती है तो इन पौधों की गति को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये किस तरह से होती है और क्यों होती है। देखिए, पौधों में गति यानी प्लांट मूवमेंट। तो देखिए, इसको मैंने 3 लाइन में समझाया। और देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से समझाने वाला हूं जो कि आपके लाइफ में आके काम आएगा। आप इसको खुद से किसी भी तरह से बना के याद कर सकते हो, जैसा कि ये विज्ञान है। और विज्ञान एक ऐसा चीज होता है जिसके डेफिनेशंस को हम जैसा देखते हैं वैसा ही बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट ही इसके बताए हैं। इस पॉइंट के सहारे आप इसको पूरे अच्छे तरह से याद कर सकते हो। आपको याद करना है तो आप हमारी बातों को सुनिए, उसके जरिए भी आपको याद हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि जिससे कि आप अपना सेंटेंस खुद से बनाओगे, आप परिभाषाओं को खुद से बनाओगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन आपको दे दूं याद करने को तो आप सिर्फ वही चीज याद करोगे जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर इस तरह से देता हूं और आप इसके जरिए अपना डेफिनेशन खुद बनाते हो तो आपको वो चीज याद होगा जो आपके समझ में आया, और आप हो सकता है उस समझ को बढ़ा के भी और अच्छे से लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं जो डेफिनेशन लिखूंगा वही लिखोगे, आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि आप मेरे से भी अच्छा डेफिनेशन बना सको। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं इन 3 पॉइंट्स को समझा दूं आपके लिए। देखिए, पौधों में गति का मतलब क्या होता है कि किसी भी आंतरिक या बाह्य कारण से, जिसे हम लोग उद्दीपन कहते हैं, जिसको हम लोग अगले पॉइंट में समझेंगे, कि किसी भी आंतरिक या बाह्य कारणों से पौधे एक ही स्थान पे खड़े रहे और उनमें होने वाले, उनके अंगों में होने वाले स्थान परिवर्तन को ही पौधों की गति कहते हैं। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, कि किसी आंतरिक या बाह्य कारणों से एक ही स्थान पर पौधे खड़े रहें और उनके अंगों में होने वाले स्थान के परिवर्तन को ही हम लोग पौधों की गति कहते हैं। बात समझ में आया? तो अब यहाँ पे बात आ रहा है हमारे समझ में कि आंतरिक या बाह्य कारण को हम लोग उद्दीपन कहते हैं। इन कारणों को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन क्या होता है, तो अब उद्दीपन को समझना होगा। तो चलिए समझ लेते उद्दीपन को। तो दोस्तों चलिए देख लेते उद्दीपन को भी। उद्दीपन क्या होता है, तो बात करेंगे उद्दीपन को सिर्फ 2 पॉइंट्स में। देखिए, वातावरण में होने वाला परिवर्तन। वातावरण यानी हमारे आसपास जो कुछ भी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वातावरण कहते हैं। तो पौधों का भी एक वातावरण होता होगा, वो जिस इलाके में रहते होंगे, जिस जगह पर रहते होंगे, उसके आसपास जो कुछ भी चीजें है वो उसका वातावरण है। और परिभाषा में आते हैं, वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो पौधों को अनुक्रिया या प्रतिक्रिया, मतलब किसी भी तरह का हलचल करने में बाध्य कर दे। बात समझ में आ रहा है आपको? वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन जिससे कि पौधों के अंदर किसी तरह का अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने को पौधों को बाध्य कर दे, इसी हम कहते हैं उद्दीपन। तो उद्दीपन एक प्रकार का ऊर्जा भी होता है। उद्दीपन से अर्थ एक प्रकार की ऊर्जा से भी लिया जाता है। अब अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि उद्दीपन क्या है, तो उसका आंसर हमें ऊर्जा से देना होगा। उद्दीपन क्या है, तो उद्दीपन एक तरह का
ऊर्जा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका परिभाषा को और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे इसके परिभाषा को देंगे। और आप भी समझिए, आप चाहे तो इसके परिभाषा को अपने तरीके से भी बना सकते हैं। आपको बस इन दो बातों को अपने पॉइंट में जोड़ना होगा। क्या? तो वातावरण में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो पौधों को किसी भी तरह का अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करने को बाध्य कर दे, उसे ही हम लोग उद्दीपन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे हैं। अब हम लोग अगले पॉइंट में देखते हैं उद्दीपन के प्रकार को। उद्दीपन दो प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले यहीं पे बता दिया था कि पौधों में गति कैसे होती है, तो आंतरिक या बाह्य कारणों से होती है। तो उन बाह्य आंतरिक कारणों को हम उद्दीपन कहते हैं। इसी तरह से उद्दीपन के प्रकार क्या होगा? उद्दीपन दो प्रकार का होगा, या तो बाह्य उद्दीपन हो गया या आंतरिक उद्दीपन हो गया। बाह्य उद्दीपन होने का मतलब क्या है? तो पौधे जिस वातावरण में, उस वातावरण में होने वाला परिवर्तन को हम लोग कहेंगे बाह्य उद्दीपन, मतलब बाहर से मिलने वाला ऊर्जा। तो इस बाह्य उद्दीपन के उदाहरण को भी देख लेते हैं। उदाहरण में हम लोग बोल सकते हैं बाहर में कैसा परिवर्तन हो सकता है। तो बाहर में सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है, सूर्य की जो गर्मी मिल रही है, या किसी तरह का स्पर्श अगर पौधे को हो रहा है, या फिर इसके अलावा कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से भी, ये भी बाह्य परिवर्तन में आ गया। तो इन सभी परिवर्तनों के कारण क्या होता है? पौधों में कुछ हलचलें होती है, पौधों में कुछ प्रतिक्रिया होती है। जैसे पौधे कभी कभी प्रकाश की तरफ जाने लगते हैं, तो प्रकाश की तरफ जाने से पौधों में ये हलचल हुई। कभी कभी पौधे ताप से सिकुड़ने लगते हैं, ताप से दूर भागते हैं, तो ताप के कारण भी पौधों में हलचल हुई। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पौधे के जड़ जो नीचे की तरफ जाते हैं, ये भी पौधों में एक हलचल हुआ। जो हलचल हो गया, ये सभी हलचल, या फिर आप बोल सकते हैं स्पर्श करने से। स्पर्श मतलब छूने से क्या होते हैं? पौधे, कोई पौधे ऐसे होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा, उसको छूने से वो क्या होता है? उसके पत्तियां मुड़ जाती है। तो ये सभी क्या हो गया? ये सभी बाह्य उद्दीपन हो गया, यानी कि बाहर से पौधों के बाहरी तरफ से मिलने वाला ऊर्जा हो गया। तो इसके उदाहरण को लिख ले ताकि इसको आप अच्छे से समझ सके। इसके उदाहरण को लिख लेते हैं। हम लोग बोल सकते हैं इसके उदाहरण के तौर पे कि प्रकाश, ताप, किसी भी तरह का ताप, सूर्य ताप, स्पर्श मतलब टच करना, छूना, और गुरुत्वाकर्षण, ये हो गया आपका बाह्य उद्दीपन का उदाहरण। और आंतरिक उद्दीपन के मतलब क्या हो गया कि जो पौधे हैं, उस पौधे के अंदर में जो परिवर्तनें हो रही, उन सभी परिवर्तनों को हम लोग आंतरिक उद्दीपन के अंदर रखते हैं। जैसे कि हार्मोन्स के परिवर्तन को कह सकते हैं। उदाहरण में हम इसके उदाहरण को भी जोड़ लेते हैं। इसके उदाहरण में हम लोग कह सकते हैं हार्मोन, किसी तरह का रोग, या किसी तरह के जल की अगर कमी होगी पौधों को, तो जल की कमी के मतलब प्यास के कारण से पौधे क्या होते हैं? उस तरफ गति करने लगते हैं। और इसके अलावा खनिज लवणों में अगर कमी हो जाती है, कुछ किसी तरह के खनिज मटेरियल में कमी हो जाता है, अगर उनको सही प्रोटीन नहीं मिल पाता, सही खनिज नहीं मिल पाते, इसके कारण से पौधों में अलग तरह की गति होती है, पौधे प्रतिक्रिया दिखाने लगते हैं। तो ये सभी प्रतिक्रिया कैसे हो रही है? पौधों के आंतरिक भाग में उत्पन्न हो रही है। तो इसे हम लोग रखते हैं पौधों के आंतरिक उद्दीपन में। ठीक है, तो इसके उदाहरण को भी यहाँ पे लिख ले तो अच्छे से समझ पाएंगे आप इसको। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं हार्मोन, प्यास यानी जल की कमी बोलेंगे इसको, किसी तरह का रोग अगर हो गया पौधे को, पौधे का कोई अंग कट गया, तो पौधे के अंग के कटने से भी पौधों में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया होती है। किसी तरह का मोड़ पड़ जाने से कि पौधों में अलग तरह की प्रक्रिया होती है। ये सभी प्रतिक्रिया जो हो गई, ये आंतरिक उद्दीपन में आती है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं खनिज लवणों की कमी, जैसे कि जल की कमी के कारण पौधों में अलग परिवर्तन होता है, उसी तरह से उसके खनिजों की कमी के कारण से पौधों में एक अलग प्रतिक्रिया होती है। वो भी देखते हैं यहाँ पे। तो ये सभी चीजें जो है वो उद्दीपन हो गया। तो ये सभी जो चीजें हो गई, ये उद्दीपन के प्रकार के अंदर आते हैं। कुछ आ जाते हैं बाह्य उद्दीपन के अंदर, कुछ आ जाते हैं आंतरिक उद्दीपन के अंदर। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो दोस्तों आप बोलोगे कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, तो मैंने आपको देखिए यहाँ पे हेडिंग देखी समझा दिया है कि जैसे पौधों में गति, तो परिभाषा आपसे पूछा जा सकता है कि पौधों में गति कैसे होती है, पौधों में गति से क्या समझते हो, ऐसा परिभाषा पूछता है। तो यहाँ पे आंसर मैंने आपको बता दिया है। कभी कोई पूछता है कि उद्दीपन क्या होता है, या उद्दीपन से शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो उद्दीपन से ये पूछा जाता है कि उद्दीपन क्या है, और ऑप्शन कई सारे होते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि उद्दीपन एक ऊर्जा है। उद्दीपन कितने तरह का होता है, तो उद्दीपन बस 2 ही तरह का होता है। ऑप्शन में कई सारी चीजें होती है। ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा
पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। तो उद्दीपन का परिभाषा भी पूछा जा सकता है, उद्दीपन के प्रकार को पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि उद्दीपन में होता क्या है। तो उद्दीपन में वातावरण में परिवर्तन होता है या आंतरिक परिवर्तन होता है पौधों के अंदर। और उद्दीपन के प्रकार में आपसे कभी कभी ये पूछा जाएगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किस तरह का उद्दीपन है। तो आपको जवाब देना होगा कि प्रकाश बाह्य उद्दीपन है। या बोला जाएगा हार्मोन किस तरह का उद्दीपन का काम करता है, तो हार्मोन आंतरिक उद्दीपन का काम करता है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और परीक्षा, माध्यमिक परीक्षा में तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इसे घुरा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि आप इसके इंग्लिश नाम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इंग्लिश नाम को अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो भले इसका ये वाला नाम कितने भी तरह से बदल के पूछा जाए, पर ये नाम कभी बदलता नहीं है, लगभग ये नाम सेम होता है। तो इससे भी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और जिससे कि आपका उत्तर सही होगा, एकदम सटीक होगा। ठीक है, तो आप इन सभी चीजों को इस तरह से याद करें ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन में इसका जवाब दे सके। और मैं आपसे ये भी बात कहूंगा कि हमने जो भी अभी तक बोर्ड में लिखा है इसको अपने कॉपी में अच्छे तरह से नोट कर ले, और हो सकता है आगे जो कुछ भी नोट करूंगा मैं बात बताना बार बार भूल जाऊं आपको, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा तो आपका क्या होगा, आगे काम आएगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो इसको जल्दी से नोट कर सकते हैं आप, इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पौधों के, जो मैंने आपको बताया था कि इस पार्ट में, इस वीडियो के पार्ट में हम लोग उन छोटे छोटे बातों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जिससे कि ये चैप्टर आपका जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसको समझ लेंगे तो आगे के जो भी पार्ट आने वाले, पार्ट 1 का बी पार्ट, 1 का सी पार्ट, 1 का डी पार्ट, 1 का ई पार्ट, ये पांचों पार्ट आसान हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट को समझते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों जैसा कि हमने इस पाठ में जाना है कि ये सजीवों के नियंत्रण और समन्वय से जुड़ा हुआ है, और सजीवों में हमने इसके पार्ट ए को समझा है कि ये पौधे की संवेदनशीलता और प्रतिचार के ऊपर है। तो हमें समझना होगा कि संवेदनशीलता और उत्तेजनशीलता बोली ये होता क्या है। इसकी परिभाषा को पहले देख लेते, जिसको हमने 3 पॉइंट में देने का प्रयास किया है। देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे इसके परिभाषा में आप कह सकते हैं कि सजीवों के अंदर की वह क्षमता जिसमें वातावरण में होने वाली वो परिवर्तनों का अनुभव करते हैं और अनुभव करके उसका प्रतिकार यानी रिस्पॉन्स देते हैं, इसे ही हम लोग कहेंगे संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता। तो देखिए संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता, इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार, और इसके परिभाषा को हम एक बार और कह देते हैं। क्या कहेंगे हम लोग कि सजीवों की वह क्षमता जिसमें वह वातावरण के परिवर्तनों का अनुभव करके उसके अनुरूप प्रतिचार देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं, इसे ही हम लोग उत्तेजनशीलता या संवेदनशीलता कहते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे संवेदनशीलता या उत्तेजनशीलता, यानी कि सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी। इसका मतलब होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सेंसिटिव होना का मतलब क्या होता है कि अगर आप कहीं बैठे हुए हो और आपको हम अगर या किसी चीज से आप टच हो रहे हो कि कोई चीज आपको छू रहा है, तो आपको जो अनुभव हो रहा है, आपको जो एहसास हो रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता। अनुभव होने का आपको अनुभव होने का ही मतलब हो गया कि संवेदनशील आप हैं। और अगर उत्तेजनशीलता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कहीं शांति से बैठे हुए हैं, आप किसी चीज के ख्याल में डूबे हुए हैं और अचानक से आपको एक मच्छर काटता है, तो आपको एक जोर का झटका लगता है और झटके के साथ आपको यह अनुभव होता है कि वो मच्छर आपको इधर काटा, आपने उसको मारा, उसको हाथ करके आप उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, मच्छर के काटने से आप अपने सपनों की दुनिया से बाहर होकर आप उत्तेजित हो जाते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं, आप उसका एक तेज रिस्पॉन्स देते हैं उत्तेजना के साथ। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि ये उत्तेजनशीलता कहलाता है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग कि एक मच्छर इंसान को उत्तेजनशील बना सकता है ना। तो देखिए आगे क्या इसको समझना है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके गति के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे गति के बारे में। ये जो गति होता है, इस गति के आधार पर सजीवों को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। ये जो सजीव होते हैं, सजीव पौधे भी होते हैं और सजीव जंतु भी होते हैं। हमने क्या समझा था इसके पहले, हम यहाँ पे पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे जंतु को लेकर चलना हो, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर को एक बेस के रूप में बनाया है, जिस बेस को ऐसे तैयार किया गया जिससे कि सारे पार्ट्स इसको समझने के बाद काफी आसानी से समझ पाएंगे आप। तो इसको मैंने आपको एक बेस के तरीके से समझा है और इसमें जंतु को भी मैंने क्लियर किया है। देखिए जो गति होती है वो उस गति के आधार पर सजीवों को हमने 2 भागों में बांटा है। जो पौधे होते हैं वो अचल और सचल होते हैं और जो जंतु होते हैं वो भी सचल और अचल 2 तरह के होते हैं। ठीक है, दोनों 2 तरह के होते हैं, कुछ सचल होते हैं तो कुछ अचल होते हैं। सचल का मतलब होता है जो चलते हैं उनको सचल कहते हैं, और अचल का मतलब होता है जो नहीं चल फिर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अचल पौधों का बात करें तो जो लगभग जितने भी पौधे होते हैं पृथ्वी के ऊपर, उन सभी वे जो सभी होते हैं पौधे, वे सभी पौधे चल नहीं सकते। उनकी जो जड़ें होती है वो पृथ्वी से जुड़ी हुई होती है, वो एक ही स्थान पर
जन्म लेते हैं एक बीज के जरिए और उसी जगह पे बड़े होते हैं, फलते फूलते उसी जगह पे रह जाते हैं, वो चलते फिरते नहीं है। जबकि कुछ ऐसे सचल पौधे भी होते हैं जिनमें गति होती है। बस इन्हीं सचल पौधे को हमें समझना होगा, इनके कुछ एग्जांपल्स को याद करना होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपसे पूछे जाएंगे कि ये जो सचल पौधे इसका उदाहरण दो, या आपसे कुछ ऑप्शन दे दिया जाएगा जिस ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि इनमें सचल पौधे कौन से हैं। तो चलिए समझते हैं ये सचल पौधे क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ सचल पौधों के नाम लिख दिए, इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए, देख लेते हैं ये क्या क्या है। तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ वॉलवॉक्स, कुछ क्लेमाइडोमोनस, आप यहाँ अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनके पिक्चर्स को आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे एक कोशिकीय निम्न वर्ग यानी छोटी जाति के जंतु होते हैं, सॉरी पौधे होते हैं जो गति करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। ये कैसे? तो ये हो सकता है किसी तरह के हवाओं की गति के कारण से, या किसी अन्य जीव में स्पर्श करके किसी अन्य जीवों के जरिए ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सचल पौधे। सचल पौधे का मतलब चलने फिरने वाले पौधे। आगे चल के देखते हैं कि जंतुओं में क्या होता है। तो जंतु भी जो होते हैं वो सचल और अचल दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है जंतु सचल, यानी ऐसे जंतु जो चल फिर सकते हैं, यानी कि दुनिया में जो पृथ्वी, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर लगभग जितने भी जंतु हैं वो चलने वाले ही होते हैं। उनके पास एक अंग होता है जिस अंग के जरिए वो चलते फिरते हैं। चाहे आप कॉकरोच का बात करें, चाहे आप मछली का बात करें, चाहे वो सांप का बात करें, इनके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा अंग होता है जो इनको चलने फिरने में सहायता करता है। तो अगर परिभाषा अगर देना हो इसका, तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, जो कि हमेशा पूछा जाता है कि आप लोग बोल सकते हैं कि वे जंतु जिनके अंदर कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जिसके सहायता से वे चलते फिरते हैं, उसी हम लोग सचल जंतु कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका उदाहरण पूछा जाए तो आप इसके उदाहरण में बता सकते हैं छिपकली का नाम, सांप को, मनुष्य को। आप खुद एक सचल जंतु है, आप भी अपना नाम दे सकते हैं। इस तरह से इसका उदाहरण तो आप दे देंगे। हमें समझना होगा जंतु अचल को। जंतु अचल वो वे जंतु होते हैं जो अचल होते, जो स्थान परिवर्तन नहीं करते, जो चलते फिरते नहीं है, खुद नहीं चलते फिरते, यानी इनके अंदर कोई अंग नहीं होता चलने फिरने का। ये कुछ ऐसे जंतु होते जो किसी और जीव के शरीर पे चढ़ के या उनसे जुड़कर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। इनका नाम आपको याद करना होगा, जो कि क्योंकि ये भी परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा जाता है। इसके भी नाम को हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जंतु अचल का उदाहरण हो गए। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, आपसे ये ऑप्शन में दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा जंतु अचल है या कौन सा पौधा अचल है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो आपको इसका उदाहरण याद करना होगा। यही नाम लगभग अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसको मैंने चुन चुन के आपको देने का प्रयास किया है, आप इसको समझ लीजिए। और दोस्तों कभी कभी तो परीक्षाओं में ऐसे भी पूछा जाता है कि दो सचल जंतुओं के नाम बताइए, दो सचल पौधों के नाम बताइए। तो इस तरह से अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए मैंने आपको पहले से ही तैयार करवा दिया इनके नाम को बता के। आप अगर इनके नाम को अभी रट लेते हो, अभी याद कर लेते हो, तो अगर कभी इसका नाम पूछा जाएगा परीक्षाओं में तो आप इसका नाम आराम से दे सकते हो। अक्सर ये किताबों में छुपा हुआ होता है जिसे आप लोग खोज नहीं पाते, लेकिन अगर मैंने आपको यहाँ पे इसको दे दिया है इस वीडियो के जरिए, तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, और यहाँ तक ये भाई कई बार माध्यमिक परीक्षाओं में आ भी चुका है। ठीक है, तो क्या होता है जंतु अचल? यहाँ पे आपका ओलिविया, साइकॉन, स्पॉन्ज, समुद्री एमीमोन, ये सभी जंतु अचल के उदाहरण है। ये कुछ ऐसे जंतुएं होते हैं जो सजीवों से, कुछ जीवों से जुड़कर उनके शरीर पे चिपक कर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन इनके अंदर अंग नहीं होता। हम यहाँ पे जंतु सचल अचल में अंगों का बात करें, ध्यान दीजिएगा। सचल जंतुओं में चलने फिरने के लिए अंग होते हैं, जबकि अचल जंतुओं में चलने फिरने का कोई अंग नहीं होता। या तो ये चिपक जाते हैं या तो ये उनके साथ साथ गति करते करते अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो वैसे बात किया जाए यहाँ पे सचल पौधों में और सचल अचल जंतुओं में, तो इन दोनों में अगर देखा जाएगा तो आपके जो जंतु होते हैं वे सचल पौधों से भी अधिक मात्रा में गति करते हैं। इनका गति तेजी से होता है पौधों से। तो यहाँ पे अभी हमें कुछ ऐसे पौधों का नाम याद करना होगा जिनमें उद्दीपन होता है।
तभी हम लोग समझ पाएंगे कि सचल और अचल जंतुओं के गति की मात्रा को। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज इस पहले पार्ट में जो भी समझने वाली चीज़ें थी, जो भी जरूरी चीज़ें थी, इसको हमने समझ लिया है। अगले पार्ट में इसको और अच्छे तरह से समझेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि अगर वीडियो लेंथी हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आपको भी काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। और फिर भी मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो कितना भी बोरिंग लगे, कितना भी पढ़ाई बोरिंग लगे, लेकिन आपके हाथों में जो समय है वो बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपके पास जो समय होता है माध्यमिक परीक्षा के लिए वो सिर्फ 1 साल का समय होता है, जिसमें से आपने लगभग 6 महीने का समय तो आपने बिता ही दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इन सभी मुसीबतों से बचना नहीं है आपको, कि आपको जो भी कुछ मिले, आपको जैसा भी मिले, आपको भले ही क्यों ना बोरिंग लगे, लेकिन आपको याद करना होगा। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपने बड़ों से जुड़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप हमसे ही जुड़े, आप जहाँ पढ़ते हैं या आपके जो गार्जियन हैं, आपको जो गाइड करते हैं, आप उनके साथ जाइए, उनसे मिलिए, उनसे जुड़िए, आप उनसे नए नए आइडियाज़ लीजिए कि कैसे उन्होंने परीक्षाओं को दिया था, कैसे उन्होंने इस मुश्किल परीक्षा से जीत पाई थी, कैसे उन्होंने अच्छे नंबर लाए थे, उन्होंने क्या किस तरह से मेहनत किया था, कितना उन्होंने पढ़ाई करना पड़ा था। वैसे आपको भी पढ़ना पड़ेगा, उतना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप माध्यमिक परीक्षा देने जा रहे हो तो आपको उतना सीख के जाना होगा, ठीक है? क्योंकि ये जो समय आपके हाथ से चला जाएगा, ये समय आपके हाथ में आने वाला नहीं है। आपके हाथ से ऑलरेडी कई सारा समय जा चुका है, 6 महीने का समय आपके हाथों से निकल चुका है, और आगे बचा 6 महीने का समय ये आपके लिए बहुत मूल्यवान होने वाला है, बहुत कीमती होने वाला है। और इस समय को आपको बर्बाद करने से बचाना है, बर्बाद होने नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आज तो एहसास नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही ये समय बीत जाएगा आपको दुख होगा। आप ये सोचोगे कि काश मैं पहले पढ़ लिया होता तो आज ये समय मेरे हाथ में होता, मैंने इस समय का सदुपयोग कर लिया होता। तो फिर भी आपके पास में बहुत समय है, क्योंकि अभी भी आपकी अगर आप अभी जाग जाते हो, अभी आप समझ जाते हो कि आपको करना क्या है, आपको किस तरह से पढ़ना है, तो आपके पास में फिर भी लगभग समय है। लेकिन अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो अभी भी, तो आपका ये जो समय है ये व्यर्थ होते जा रहा है, वेस्ट होते जा रहा है। आपको इसको वेस्ट होने से बचाना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि माध्यमिक वो ऐसा परीक्षा होता है, ये वो ऐसा गोल्डन गेट होता है जिसको पार करने के बाद आप अपने कई सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। इन सपनों को पूरा किए बिना आप अपने लाइफ को अचीव नहीं कर पाओगे। आप जो भी पाना चाहते हो आप पा नहीं पाओगे। आप किसी भी तरह के एग्जाम को देने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, तो आपके लिए ये माध्यमिक परीक्षा का रिजल्ट ही आपके काम आने वाला है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जिस पोजीशन पे है, जैसे भी है, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी मजबूत करनी होगी। आपको अभी समझना होगा कि आपने कितना याद किया है और कितना बाकी है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि साल भर में आपके इस सिलेबस को कंप्लीट करूं और सेंटअप तक आपके इस सारे सिलेबस को कंप्लीट करूं। धीरे धीरे करके सभी चैप्टर्स को लेके आऊंगा और आपको समझाऊंगा। बस आपको एक काम करना है कि आप हमारे जोश को बनाए रखिए, आप हमें हिम्मत देते रहिए और आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। क्योंकि अगर ये वीडियो आप देखते हैं, आपको इससे लाभ होता है, आपको इससे फायदा होता है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करें। ठीक है, आपको चिंता नहीं करना है, बस आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो बस जाते जाते आज का वीडियो समाप्त करते करते मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस वीडियो को इतना पहुंचा दीजिए कि जो भी बच्चे अभी 10th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं वो इससे कुछ ना कुछ सीख सके। तब तक के लिए हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।